ये बुक है हमारी जिससे हम पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन जो है थोड़ा सा फुल कर देता हूँ। अच्छा, इसमें जो है ना HTML5 है जो कि HTML का लेटेस्ट वर्जन है, और CSS3 है जो कि CSS का लेटेस्ट वर्जन है। HTML से हम क्या करेंगे कि भाई अपनी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। मतलब HTML का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट किसको बोलते हैं हम, कि जिस तरह हम एक बुक रीड करते हैं और बुक में मल्टीपल पेजेस होते हैं हमारे पास। जब एक पेज हम रीड कर लेते हैं, दूसरे पेज पे जाते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, फिर तीसरे पेज पे जाते हैं। तो इसी तरह एक वेब पेज के अंदर एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हाइपर लिंक होते हैं जो हम यूज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि भाई जिस तरह आप बुक में देखते हैं अपनी कि उसमें टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट बोल्ड भी हो रहा है, बड़ी हेडिंग भी है, पैराग्राफ भी है, लिस्ट भी आ रही है, बुक के अंदर इमेजेस भी आ रही हैं। तो ये जो मार्कअप लैंग्वेज है ये सारी चीजों को कन्वर्ट करता है एक वेब पेज के अंदर, HTML के अंदर, ठीक है, जिससे आपकी एक वेबसाइट बनती है। क्लियर है ये चीज? तो HTML आपको पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना के दे देगा। अच्छा, ड्यूरिंग HTML जब हम पढ़ रहे होंगे जब तक, तो कोई ऐसा सवाल ना कि इसमें कलर कैसे ऐड करें, इसमें एनिमेशन कैसे ऐड करें। तो HTML सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बना के देगा। मतलब आपको HTML सिर्फ उतना बना के देगा, मिसाल के तौर पे आप न्यूज़पेपर की एग्जांपल ले लें, ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना, उतना HTML आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दे देगा। और आप इसकी एग्जांपल किसी बिल्डिंग से भी ले लेते हैं। जब कोई बिल्डिंग बनती है, जब उसका स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है तो उस पर कोई कलर, कोई इलेक्ट्रिक की चीज, कोई फंक्शनल चीज आपको नजर नहीं आती, वो सब होता है बाद में। तो इसी तरह वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे किससे बनाएंगे, HTML से। और बाद में जब उसकी स्टाइलिंग की बारी आएगी, जब उसको हम कलर देंगे, उसको एनिमेशन देंगे, उसको फॉन्ट साइजेस को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, उसकी साइज को कंट्रोल करेंगे, अगर हमने एक इमेज बनाई है तो उसकी हाइट विड्थ को कंट्रोल करेंगे। तो ये सारा काम होगा किससे, CSS से। अच्छा, ये दोनों HTML5 और CSS3 ये लेटेस्ट वर्जन है और ये कब आए, 2000 में, ठीक है भाई। ये बुक जो है ना, अच्छा उससे भी हो सकता है पहले आया, लेकिन ये बुक जो है ना 2000 की बनी हुई है। पता नहीं इस पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि भाई HTML6 क्यों नहीं आया, HTML7 क्यों नहीं आया, इसी तरह CSS3 है तो CSS4 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं। अच्छा, वर्जन का पता है सबको, वर्जन क्या होता है? मतलब कोई भी मिसाल के तौर पर आप एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं मोबाइल के अंदर, वो ऐप आपको, मतलब फेसबुक की तरह वो ऐप है, वो आपको पोस्ट करना अलाउ करिए, आप जाते हैं पोस्ट कर देते हैं। अगले दिन ऐप अपडेट हुई और ऐप में एक फीचर आ गया कि अब आप उस पोस्ट को लाइक भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब उसका वर्जन अपडेट हो गया। इसी तरह भाई आप सबका भी वर्जन अपडेट होता है हर साल, ऐसा ही भाई। जैसे 5 साल का हुआ, 6 साल का हुआ, आप 20 साल के हुए, 25 साल के हुए, तो ये आपके वर्जन चल रहे हैं। जिस तरह मेरा अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, 23, ठीक है, तो आपका भी कोई ना कोई वर्जन अभी चल रहा होगा। तो ये वर्जन होता है। अच्छा, और भी वर्जन की बहुत सारी डिटेल है, वर्जन कोड होते हैं ना, उनके बारे में आगे आगे डिस्कस करेंगे, किस तरह बनते हैं, कब वर्जन आना जरूरी है, कब आना जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, वैसे ये तो सिंपल बात है कि यार HTML5 का HTML6 क्यों नहीं आया। देखिए, वर्जन जब आता है जब जो चीज आपने बनाई हो उसमें आपको कोई इशू नजर आ रहा हो, कोई मसला नजर आ रहा हो, आप समझते हैं कि इसको फिक्स करना चाहिए, तो वर्जन आ सकता है। या जो चीज आपने बनाई है उसमें कोई कमी रह गई हो और कोई सजेशन आया आपके पास कि भाई इसमें अगर ये चीज भी आ जाए ना तो मेरा काम और आसान हो जाएगा, ठीक है, तो आप उसको अपडेट करेंगे और उसका नया वर्जन लेके आएंगे मार्केट में, ठीक है। तो भाई जब से HTML5 आया है इसमें काफी सारी चीजें हमें मिल गई हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने की, वो इसमें हमारी पूरी हो जाती है। मतलब हमें ऐसा नहीं लगता कि हम चाहें कि HTML में ये भी हो, इससे और अच्छा काम हो जाएगा। तो अब ऐसा नहीं है, सारी चीजें HTML में वेबसाइट के स्ट्रक्चर बनाने की जो है वो हो जाती है। फिर इसी तरह CSS में भी काफी सारी चीजें हो जाती हैं। अच्छा, अब भी चीजें आती हैं कि HTML में कोई नई चीज एक्सप्लोर कर ली किसी ने कि भाई ये नया है, ये आप यूज करोगे तो ब्राउजर इसको समझेगा, ठीक है, लेकिन उसका पूरा वर्जन नहीं आता, ठीक है भाई, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट हो गया है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब हम भाई इसको करेंगे कैसे, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मुझे ये बताएं कि कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जिन्होंने पहले कभी कोई टेक्स्ट एडिटर यूज किया है। अच्छा, देखें, हैं लोग काफी हैं लेकिन तकरीबन नहीं है, ठीक है, तो काफी लोग हैं जिन्होंने नहीं किया ना यूज। तो हम एक काम करते हैं, आज पहली क्लास लेते हैं नोटपैड के ऊपर, और फिर दूसरी क्लास से जो है ना हम सॉफ्टवेयर पे चले जाएंगे, कोड एडिटर पे चले जाएंगे, ठीक है, ताकि जिसको आइडिया नहीं है तो उसको पहले नोटपैड पे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यार ये फाइल बनती किस तरह है और HTML की फाइल कैसे बनती है। अच्छा भाई, देखिए कंप्यूटर जैसे कि मैंने आपको बोला था सबको थोड़ा बहुत आता है यूज करना, फाइल फोल्डर वगैरह का सबको पता है कि भाई कौन सा फोल्डर है, कौन सा फाइल है। तो अभी अगर मिसाल के तौर पे बोलो यार आपको एक फोल्डर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, न्यू फोल्डर, और हम इसमें बोल देंगे भाई हमारी क्लास कौन सी है, MWF 911, सही है भाई। तो ये मैंने एक फोल्डर बना दिया। अच्छा, अगर मैं बोलूँ इस फोल्डर के अंदर मुझे एक टेक्स्ट की फाइल बनानी है, तो किसकी इसको बनाना आती है, सबके हाथ में उठ रहे, आती होगी ना भाई सबको, फाइल बनाना तो सिंपल है। अच्छा, अब हम फाइल बनाने की अगर बात करें तो मैंने ये नोटपैड खोला था, नोटपैड यूज किया है, इजी है।
तो मैंने नोटपैड खोला था, मतलब नोटपैड ऐसा है कि इसमें आगे कोई भी आप टेक्स्ट लिखें और उसको सेव करवा दें, अब वो आपकी एक फाइल बन जाएगी और वो सेव रहेगी। अच्छा, इस फाइल को आप सेव कैसे करवाएंगे? ऊपर आपको फाइल का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, ये रहा, ठीक है भाई। फाइल में जाके आप इसको कर देंगे सेव एज, ठीक है भाई। और अब आपसे पूछेगा कि भाई लोकेशन कहां पे आपने इसको सेव करवाना है आपके पीसी के अंदर। तो मैं इसको बोलना चाहता हूं कि यार मैंने जो डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया है जो हमारी क्लास के नेम का है, उसमें जाके ये फाइल को सेव करवा दो। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ से भाई डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद जाके अपना फोल्डर सेलेक्ट किया और ओपन किया और इसके अंदर मैंने इसको बोल दिया सेव। अच्छा, ये मुझसे नेम पूछ रहा है कि भाई आप इस फाइल का नेम क्या रखना चाहते हो। तो मैं चाहूं तो इसमें अपनी मर्जी का कोई भी नाम रख सकता हूं। मैंने कहा भाई गॉस, मैंने अपने नेम का नेम रख दिया और सेव करवा दिया और इसको मैंने पहले यहाँ से बंद कर दिया, ठीक है भाई। मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और जैसे ही मैं ये खोलता हूँ तो यहाँ पे देखें मेरे पास एक फाइल बन गई gauss.txt के नाम से। और अगर मैं इसको दोबारा ओपन करूंगा तो जो मैंने लिखा था वो मेरा जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर सेव है। क्लियर है? ये चीज आती है सबको? कोई ऐसा है तो मुझे बताया जिसको ये चीज नहीं आती थी पहले? मसला नहीं है, नहीं आती हो तो चलो मैंने बता दिया, अब शायद आ गई हो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे भाई, सेम इसी तरह से HTML की एक फाइल बनती है, ठीक है भाई। तो हम अब वो फाइल बनाएंगे। अच्छा, HTML चलाने के लिए आपके पास होना चाहिए आपके सिस्टम में ब्राउजर। ब्राउजर का पता है सबको, ठीक है भाई। ब्राउजर हमारे पास काफी सारे होते हैं। विंडोज का अपना होता है माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ठीक है। इसके अलावा क्रोम जो कि सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, सब ऑलमोस्ट क्रोम यूज करते होंगे, ऐसा ही। इसके अलावा मौजिला हो सकता है, ठीक है भाई। इसके अलावा सफारी हो सकता है अगर आप मैक यूजर हैं, ठीक है। तो काफी सारे ब्राउजर हमारे पास होते हैं और हर ब्राउजर अलग अलग लेवल का है। अब वो हर मतलब क्रोम अपने आप को अपडेट कर रहा है, काफी अपडेट हो गया है, इसके यूजर सबसे ज्यादा हैं जो क्रोम को यूज करते हैं। तो अच्छा, पहले के जो ब्राउजर थे ना वो कुछ और हुआ करते थे और अब क्योंकि 2023 चल रहा है तो अब काफी अपडेट हो गए ब्राउजर्स भी, ठीक है। तो हमें HTML को चलाने के लिए चाहिए होगा ब्राउजर और ब्राउजर पे हम रन करेंगे HTML की फाइल को। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं ये सेम फाइल चाहूं तो मैं इसको ओपन कर सकता हूं ब्राउजर के अंदर, ठीक है। वैसे ही अगर मैं चाहूं तो ये टेक्स्ट की फाइल है, तो हमारे पीसी में ना अलग अलग व्यू करने के ऑप्शन होते हैं। इसमें ओपन विद कहां से आएगा भाई? अच्छा, हम एक काम करते हैं, इसको यहां से उठाते हैं और ब्राउजर पे ले जाते हैं इस तरह, ठीक है भाई। तो ये देखें, इसने जो हमने लिखा था वहां पे टेक्स्ट फाइल में वो दिखा दिया। तो ब्राउजर जो है ना आज के इतने स्मार्ट हो गए हैं, आप कोई इमेज खोलना चाहें ब्राउजर पे खुल जाती है। अगर आप कोई PDF खोलना चाहें ब्राउजर पे आप खोल सकते हैं। अगर आप कोई टेक्स्ट फाइल खोलना चाहें ब्राउजर पे खोल सकते हैं। आजकल ब्राउजर हर फाइल समझता है, कोई वीडियो खोलने चाहेंगे तो वो भी प्ले कर देगा, मतलब इतने स्मार्ट हो गए। तो इसी तरीके से हम अपने पीसी में HTML की फाइल बनाते हैं और उस फाइल को अपने ब्राउजर पे चला के उसका रिजल्ट देखते हैं क्या आ रहा है। और ब्राउजर सिर्फ समझता है हमारे HTML का कोड, कि अगर हमें HTML की कोई हेडिंग बनानी है तो उसका एक कोड है कि भाई आप ये लिखोगे तो इससे एक हेडिंग बन जाएगी। अगर आपको कोई पैराग्राफ बनाना है वेबसाइट के अंदर तो उसका भी कोड है, आप लिखेंगे तो पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन अब ब्राउजर इतने स्मार्ट हो गए हैं कि अगर आप कोडिंग में कोई मिस्टेक भी कर देते हैं ना, आपने कोई टैग नेम गलत लिख दिया तो भी वो चलाएगा। देखिए, HTML CSS में रहते हुए आप कोई एरर नहीं देखेंगे कभी भी। एरर इसमें नहीं आते, एरर आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि जावास्क्रिप्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इसमें एरर नहीं आएंगे। इसमें अगर आप कोई गलती करेंगे ब्राउजर उसको भी चला देगा, ब्राउजर आपको कहीं पे भी नहीं रोकेगा। लेकिन वो जो आपका रिजल्ट होगा ना, जो आपने अगर आप हेडिंग बनाना चाह रहे हैं और आपने कोड लिखने में कोई मिस्टेक कर दी तो वहां पे हो सकता है हेडिंग ना आए, वो पैराग्राफ दिखा दे आपको, सिंपल टेक्स्ट दिखा दे आपको, वो समझेगा नहीं कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह की गलतियां आ सकती हैं, बाकी कोई एरर वगैरह कुछ भी नहीं आता। तो अब हम सीखेंगे कि भाई HTML की फाइल हम कैसे बना सकते हैं। तो इस फाइल को मैं कर रहा हूं डिलीट। ये मेरे ख्याल से विंडोज 11 हुई हुई है ना, काफी टाइम हो गया मुझे विंडोज अब यूज कर रहा हूँ मैं ना, इस वजह से थोड़ा सा। अच्छा, दोबारा से भाई नोटपैड हम खोलेंगे और यहाँ पे हम सिंपल मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने HTML वगैरह का कोई कोड नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा, सिंपल टेक्स्ट के अंदर अपना नाम लिख दिया। अच्छा, अब मैं इस फाइल को सेव करने जा रहा हूँ। क्या तरीका था? सेव एज, और लोकेशन वही हमने जो सेलेक्ट की थी वही सेलेक्ट हुई है। अच्छा, अब आप फाइल यहाँ से जो देखिए फाइल नेम लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? अच्छा, नहीं आ रहा तो मैं अगर थोड़ा सा जूम करके भी आपको दिखा दूं ताकि जिसको पता नहीं है उसको पता चल जाए। ठीक है भाई, ये फाइल नेम नजर आ रहा है? अच्छा, इसी के नीचे एक सेव एज टाइप का ऑप्शन है, इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पे ये ऑल फाइल्स लिखा हुआ आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि भाई जब आप ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं ना तो आप अब यहाँ पे किसी भी फाइल की टाइप सेव करवा सकते हैं, HTML की हो, CSS की हो, जावास्क्रिप्ट की हो, पाइथन की हो, किसी भी टाइप की फाइल। तो आप क्या करेंगे, ऊपर आएंगे और सबसे पहले लिखेंगे अपनी फाइल का नेम, ठीक है। तो नेम में कुछ भी रख सकता हूं, वैसे तो मैं अपना नाम से गौस रख दूं, अहमद रख दूं, सिलानी रख दूं, कुछ भी रख दूं,
लेकिन स्टैंडर्ड फॉलो करना है हमें, तो आप HTML की फाइल का नाम रखेंगे इंडेक्स। ठीक है भाई, अगर आप इंडेक्स नहीं भी रखेंगे तो खैर है, ठीक है, ये रख लेंगे तो अच्छी बात है, स्टैंडर्ड है। अच्छा, उसके बाद आप लगाएंगे फाइल की एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का पता है आप सबको, जैसे इमेजेस है हमारे पास, इमेज में हमारे पास कौन कौन से एक्सटेंशन होती है, PNG है, JPEG है, जिफ है, ठीक है भाई, एनिमेटेड इमेजेस है। तो इसी तरह HTML की फाइल एक्सटेंशन है .html। ठीक है भाई, क्या एक्सटेंशन है, .html। तो आप यहाँ पे लिख देंगे फाइल एक्सटेंशन। ठीक है भाई, ये लिखने के बाद आप सिंपल कर देंगे इसको सेव। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की पता है किसी को, मैग्नीफायर जो है मेरे ख्याल से कंट्रोल माइनस है, हो नहीं रहा है, चलो सही है, विंडोज माइनस था। अच्छा, ये हो गई सेव। अब हम जहां पे जिस फोल्डर में हमने इसको सेव करा होगा वहां पे अब आएंगे। अब हम देखेंगे हमें इस फाइल के ऊपर ना ब्राउजर का आइकन बना हुआ आ रहा होगा, क्रोम का। अच्छा, हो सकता है किसी के पास क्रोम ना है, क्योंकि उसके पास डिफॉल्ट ब्राउजर कोई और हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो या दूसरा हो, मोजिला हो। ठीक है, तो क्रोम पे चलाएंगे ना तो ज्यादा अच्छी बात है। तो वो सेटिंग पता है जहां से आप डिफॉल्ट ब्राउजर चेंज कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ भाई, यहाँ पे आप सर्च करेंगे डिफॉल्ट एप्स, सेटिंग में जाएंगे कंप्यूटर की और आप सर्च करेंगे डिफॉल्ट एप्स, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ब्राउजर का। ठीक है भाई, ये देखें, ये ब्राउजर का ऑप्शन होता है। तो यहाँ से आप जो है ना गूगल क्रोम को सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, डिफॉल्ट ऐप में गूगल क्रोम ही डायरेक्ट को दिखा रहा है। अच्छा, ये डिफॉल्ट एप्स पे गूगल क्रोम हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये क्या करेगा, जितने भी हमारे पास चीजें होंगी जो हमें ब्राउजर पे खोलनी होंगी, तो ये सबको डिफॉल्ट गूगल क्रोम के ऊपर खोलेगा। ठीक है, तो ये अच्छा है। अगर आपके पास कोई दूसरा ब्राउजर हो चलता हो, माइक्रोसॉफ्ट एज वगैरह, तो आप उसको ये कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम इसको रन करेंगे, कैसे करेंगे भाई, सिंपल इस पे डबल क्लिक करा और ये खुद हमारी जो फाइल है वो ब्राउजर पे खुल जाएगी इस तरह से। और हमने जो लिखा था, देखें गौर से मत, जो कि टेक्स्ट लिखा था वो यहाँ पे ऐसे का ऐसे नजर आ गया। क्लियर है भाई, ये चीज फाइल बनाना आ गई, बना लेंगे सब। कुछ भी रख दें, इंडेक्स की जगह कुछ भी रख दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, आगे आपके काम आएगा। ठीक है, तो अभी से फॉलो करने की आदत डालेंगे तो आगे भी यही करेंगे, इस वजह से मैंने इंडेक्स लिखा है। ठीक है, तो हमने भाई अभी तक क्या करा, एक HTML की फाइल बना ली, सिंपल। अच्छा, अब हम थोड़ा बुक पे आते हैं। बुक का चैप्टर 1 जो है ना वो स्ट्रक्चर है, कि भाई आप HTML का पेज बनाने के लिए सबसे पहले उस पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है भाई, तो हम देखते हैं कि भाई इसमें क्या है। अच्छा, इंट्रोडक्शन जो है इसमें सारा बुक वगैरह का आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, तो ये सब इतना जरूरी नहीं है। बुक का बताया जा रहा है कि बुक में जितना भी ब्लू कलर का टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो HTML का होगा, जो पिंक कलर से लिखा हुआ होगा वो CSS का होगा, और जो ग्रे होगा वो प्रैक्टिकल होगा। अच्छा, हम डायरेक्टली आ जाते हैं। अच्छा, हाउ द वेब वर्क्स, इस चीज की भी आपको समझाने की जरूरत है, कैसे इंटरनेट के थ्रू हम किसी वेब को एक्सेस कर सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बता रहे हैं। बाकी इसमें जो ये DNS वगैरह ये जो चीजें ये थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, हो सकता है अभी समझ में ना आए, तो जब हम अपनी वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम करके देखेंगे। अच्छा भाई, फर्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर है, जिसमें हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, कि हम समझेंगे HTML का फाइल का स्ट्रक्चर हम किस तरह से बना सकते हैं। लर्निंग अबाउट मार्कअप, ठीक है भाई, मार्कअप के बारे में सीखेंगे कि भाई मार्कअप क्या होता है, कैसे बनता है। अच्छा, टैग्स एंड एलिमेंट्स, HTML में टैग्स और एलिमेंट्स होते हैं, तो इसके बारे में सीखेंगे कि ये कैसे बनाए जाते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे वही न्यूज़पेपर की एग्जांपल दे रहा है कि भाई एक न्यूज़पेपर जो कि हार्ड कॉपी है उसको पूरी हम एक वेब पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं HTML वगैरह को यूज करके। होगी वो तो जब हम स्टाइलिंग वगैरह का काम करेंगे। अच्छा जी, HTML uses elements to describe the structure of pages, ठीक है भाई। अच्छा, एलिमेंट क्या होता है और टैग क्या होता है। अच्छा, पहले आप स्ट्रक्चर समझे, पहले बल्कि टैग पे आ जाते हैं फिर स्ट्रक्चर। ये जो आपको एक नजर आ रहा है, अ क्लोजर लुक एट टैग्स, इसमें टैग में क्या होता है भाई, टैग बनता कैसे है। सबसे पहले आप लगाते हैं लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, इसको लेस देन का साइन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है भाई। फिर आप लगाते हैं कैरेक्टर, कैरेक्टर हमारे पास मल्टीपल है HTML के अंदर, काफी सारे हैं। फिर आप लगाते हैं राइट एंगल ब्रैकेट, तो ये कहलाता है हमारा ओपनिंग टैग। क्या कहलाता है, ओपनिंग टैग। अच्छा, फिर होता है हमारे पास एक क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग भी पूरा सेम वही है, सिर्फ इसमें फर्क इतना है कि भाई जब आप लेफ्ट एंगल ब्रैकेट लगाएंगे उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश लगाना है आपको, ठीक है भाई। ये क्या होता है क्लोजिंग टैग, वो क्या था ओपनिंग टैग, और ये क्या है क्लोजिंग टैग, ठीक है भाई। तो इन दोनों, ये दोनों जब बन जाते हैं तो ये बन जाता है कंप्लीट एलिमेंट, HTML का एलिमेंट। क्लियर है भाई, ये चीज आसान है। ये अलग अलग हो सकता है, जैसे P जो है ना, यहाँ पे P का मतलब ये है कि आप पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब जितनी भी देखें, पूरी HTML इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये समझना है हमें कि टैग कैसे बनता है, एलिमेंट कैसे बनता है, ओपनिंग टैग क्या है, क्लोजिंग टैग क्या है, ये समझ में आ गया, पूरी HTML कर लेंगे आप। देखिए, मैंने आपको भी ये बता दिया, आप गूगल करेंगे जाके लिखेंगे कि भाई HTML में हेडिंग कैसे बनाते हैं, वहां पे आपको सिर्फ कैरेक्टर बताएगा गूगल, क्या भाई आप यूज करो H1 H2, तो आप वो आराम से कर लेंगे।
क्यों? क्योंकि आपको ओपनिंग टैग का और क्लोजिंग टैग का पता चल गया है। ऐसा ही आवाज कम आ रही है भाई। अच्छा, अब हम आते हैं भाई इसके स्ट्रक्चर पे। इसमें क्या होता है कि भाई जब हम HTML का कोड लिखना शुरू करते हैं, वैसे तो अगर हम ये स्ट्रक्चर भी ना बनाएं, ब्राउजर को डायरेक्ट हम P का टैग बना दें या हेडिंग का टैग बना दें, तो ब्राउजर उसको समझना शुरू कर देता है और उसको चला देता है, दिखा देता है हमें उसका रिजल्ट कि भाई ये इंपैक्ट आया इसका, आपने हेडिंग बोली थी, हेडिंग आ गई। लेकिन जब हम HTML का कोई पेज बनाते हैं तो हमें स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हम जो इसके स्टैंडर्ड है वो फॉलो करना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है भाई। क्योंकि अब हम ये जो है ना एक वेब पेज पूरा बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम बगैर रूल्स फॉलो करते हुए बना दें और जब किसी कंपनी को जाके दें या किसी क्लाइंट को जाके दें और बोले यार ये क्या है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम एक HTML का एलिमेंट बनाते हैं। अच्छा, एक रूल बता रहा हूं, अगर वो आप याद रखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। आप जब भी कोई एक एलिमेंट बनाए ना, तो सबसे पहले आप उसका बनाएं ओपनिंग टैग। कैसे बनता है? लेस देन का साइन, HTML ग्रेटर देन का साइन, ये सबसे पहला टैग होगा। और ये एलिमेंट ओपनिंग टैग बनाते ही फौरन क्लोजिंग टैग बनाते हैं, रुकना नहीं। कभी आप ये बना दें टैग्स लिखें अब क्लोजिंग टैग नहीं, कभी भी कोई टैग आप लिखेंगे उसका ओपनिंग टैग बनाएं और फौरन उसका क्लोजिंग टैग बना दें। तो ये रूल है, ये याद रखना है आपने। ऐसा ना हो कि आप क्लोजिंग टैग बाद में बनाएं, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। तो HTML सबसे पेरेंट आएगा, इसके सबसे टॉप लेवल पे आएगा। HTML के अंदर हम दो एलिमेंट और बनाएंगे, एक होगा हमारा हेड। अच्छा, अगर मैंने आपको देखो बोला कि भाई हेड का एलिमेंट बनाओ, तो आप क्या करेंगे? सिंपल भाई, लेस देन का साइन, हेड ग्रेटर देन का साइन, और फौरन से रूल क्या था हमारा, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, हेड का एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब मैं बोलूंगा आपको भाई हेड के नीचे बॉडी का एलिमेंट बनाओ, तो आप दोबारा से वही करोगे कि भाई बॉडी, ये हो गया हमारा ओपनिंग टैग, और रूल जो था हमारा वो क्या था, फौरन से उसका क्लोजिंग टैग बना दिया, ठीक है भाई जी। क्लोजिंग टैग में HTML लिखा है, नीचे आएगा। बिल्कुल ये नीचे आएगा क्योंकि टॉप लेवल पे है ना। देखिए HTML के अंदर हम सब लिखेंगे। ये अभी हम क्या बना रहे हैं? स्ट्रक्चर। ये पूरे पेज का स्ट्रक्चर बन गया है जो आपको नजर आ रहा है। अब हम जितनी HTML लिखेंगे ना, अच्छा अभी मैं अगर इस फाइल को चलाऊं, अच्छा ये फाइल जब आप एक दफा सेव एज कर देंगे ना और आपकी फोल्डर में आ जाएगी, तो दूसरी बार आपको वो करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बार आप क्या करेंगे? कंट्रोल एस करके इस फाइल को आप कर देंगे सेव। अच्छा, ये जरूर देख लिएगा कि भाई आप फाइल को सेव कर लें। मतलब मैं आपको अगर एक चीज बताऊं तो भाई इसमें बड़े मसले आते हैं। एक स्टूडेंट भाई इसने कोड लिखा हुआ HTML का और इंपैक्ट नहीं आ रहा, कोई ब्राउजर पे रीलोड कर लिया, ब्राउजर बंद करके दोबारा खोल लिया, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मैं खुद परेशान कि क्या हो गया ये। तो फिर इतने टाइम बाद पता चला उसने फाइल ही सेव नहीं की, कंट्रोल एस प्रेस नहीं किया, ठीक है। तो इस चीज को जरूर मेक श्योर करना है कि भाई आपकी फाइल थोड़ा सा भी आप कोड लिख के सेव कर दें, या आप ऑटो सेव पे लगा दें कि भाई आप जो भी लिखते जाएं वो सेव होता जाए, ये भी ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, फाइल अगर सेव नहीं है ना तो आपको ऊपर ये छोटा सा डॉट नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है फाइल के ऊपर। जैसे ही आप कंट्रोल एस प्रेस कर देंगे वो डॉट हट जाएगा, क्रॉस का साइन आ जाएगा। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि मेरी फाइल जो है वो सेव हो गई या नहीं। अच्छा, फिर ब्राउजर पे आऊंगा, मैंने ये फाइल ऑलरेडी ब्राउजर पे खोली हुई थी, यहाँ आके मैं रीलोड करूंगा, फाइल चल जाए। देखिए अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अभी कुछ बनाया नहीं, मैंने सिर्फ अभी HTML का स्ट्रक्चर बनाया। अब ये मेरे पास HTML का पेज बन गया है। अच्छा, अब जितना कुछ मैं HTML में लिखूंगा, मुझे अगर कोई हेडिंग बनानी है, मुझे अगर कोई पैराग्राफ बनाना है, मुझे अगर कोई इमेज बनानी है, वो सारा का सारा मैं बनाऊंगा किसमें? बॉडी के अंदर। यहाँ पे क्लियर है, सब बॉडी में बनेगा। अच्छा, अब ये HTML का एलिमेंट समझ में आ गया क्यों है? HTML का पेज शुरू करने के लिए सबसे पहला एलिमेंट ये होता है, इसके अंदर सब आता है। बॉडी समझ में आ गई क्यों है? बॉडी के अंदर जितनी भी HTML होगी, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, वो सब इसमें जाएगी, इसके बाहर कभी भी नहीं जा सकती, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या रह गया? हेड का एलिमेंट इसलिए होता है कि आप जो पेज बना रहे हैं HTML का, उस पेज की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो सारी हेड के अंदर जाएगी कि भाई इस पेज में क्या पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर मैं गूगल पे जाता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक, तो अब आप देखेंगे जो पहला लिंक आपको नजर आ रहा है ना, इस पे क्या लिखा हुआ है? फेसबुक लॉगिन और साइन अप। तो देखने वाले को क्या पता चल रहा है? जब मैं इस लिंक के अंदर जाऊंगा तो इसमें मुझे फेसबुक का लॉगिन और साइन अप मिलेगा। और नीचे देखें इसकी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई क्रिएट एन अकाउंट और लॉगिन टू फेसबुक। इस पेज की पूरी डिटेल यहाँ पे इसने लिखी हुई है। तो ये जो डिटेल होती है ना, पेज का टाइटल, ये टाइटल है जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, फेसबुक लॉगिन और साइन अप, ये टाइटल है। ये पेज की डिस्क्रिप्शन है जो नजर आ रही है, और इसके अलावा जितनी भी पेज की डिटेल है वो सारी किसमें जाती है? हेड के टैग में। किसमें जाती है? हेड के टैग में। अच्छा, अभी अब अगर हम देखें, अच्छा जैसे ये आपको नजर आ रहा है फेसबुक लॉगिन और साइन अप, मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा, नजर आ रहा है भाई? फेसबुक डैश लॉगिन और साइन अप। अच्छा देखिए, अब जब मैं इस लिंक के अंदर जाऊंगा ना, तो अगर मैं ऊपर आऊंगा टॉप पे, तो यहाँ पे देखिए सेम चीज नजर आ रही है लिखी हुई, ऐसा ही जो वहां पे बाहर लिखी हुई थी। और हमारे वाले पेज में क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? हमारी फाइल का नाम, क्योंकि हमने अभी तक टाइटल इसको दिया ही नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको आके भाई टाइटल दे देते हैं। मैं आया अपने फाइल में, हेड के अंदर आके मैंने कहा भाई एक और एलिमेंट बनाओ जिसका नेम होगा टाइटल। अच्छा, ये जो मैं स्पेसिंग दे रहा हूँ ना, इसकी जरूरत नहीं है,
ये इस वजह से दे रहा हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। अगर मैं वरना इस तरह लिख देता तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, आप बोलते पता नहीं। ये वही वाली बात है, बचपन में था ना, अच्छी इसकी राइटिंग है समझ में आती है, और किसी की डॉक्टर वाली होती है समझ में नहीं आती। तो वही वाली सीन है यहाँ पे भी कि भाई कोड को जितना अच्छा करके समझेंगे। इसमें ऐसा भी होता है कि हमने लिखा हमें समझ में नहीं आया, राइटिंग में भी होता है ना कि हमने लिख के बाद में कोई हमसे पढ़ा रहा है तो हमें समझ में नहीं आ रही, तो इसमें भी होता है। अच्छा, जो कि हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से, तो वो ये सब खुद कर देगा। हम कैसी भी राइटिंग लिखे उसको अच्छा खुद कर देगा, लेकिन अभी नोटपैड पे हमें ख्याल रखना होगा ताकि हमें भी समझ में आए और जो सामने देखने वाला बंदा है उसको भी समझ में आए। ठीक है भाई, कोई सो तो नहीं रहा, सब जाग रहे हैं। टाइटल का ओपनिंग टैग आ गया और टाइटल का क्लोजिंग टैग आ गया। अच्छा, अब टाइटल के अंदर मैं लिख रहा हूं माय फर्स्ट वेबसाइट और इसको मैं सेव कर रहा हूं। ठीक है भाई, मैं रिलोड करता हूं, सेव नहीं हुआ तो कंट्रोल एस दोबारा प्रेस किया, डॉट चला गया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आके रिलोड करा, नजर आ रहा है ऊपर माय फर्स्ट वेबसाइट, तो ये मेरी वेब पेज का टाइटल आ गया। क्लियर है भाई? अच्छा, अब इसमें डिस्क्रिप्शन होता है, इसमें कीवर्ड्स होते हैं, इसमें काफी सारी चीजें और होती हैं जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना बहुत है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग टैग समझ में आ गया? अच्छा, क्लोजिंग टैग का पता चल गया। फॉरवर्ड, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश जो है वो एंड में लगा देते हैं, वो टैग फिर क्लोजिंग नहीं होगा, वो आपका एलिमेंट बनेगा नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो फॉरवर्ड स्लैश हमेशा कैरेक्टर से पहले लगेगा, फॉरवर्ड स्लैश के बाद कैरेक्टर लगेगा तो वो आपका क्लोजिंग टैग बनेगा। अच्छा भाई, अब एक और चीज हमें यहाँ पे नजर आ रही है जिसका नेम है एट्रीब्यूट्स। ठीक है भाई, जिस तरह हेड का मैंने आपको बताया, हेड का टैग किस लिए है, पेज को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अच्छा, एट्रीब्यूट जो है ना, ये एक एलिमेंट नहीं है, ना ये कोई टैग है, ये एक, इसमें क्या होता है, एट्रीब्यूट में एक नेम होता है आपके पास और एक वैल्यू होती है, और ये एट्रीब्यूट किस लिए होता है, जो आप एलिमेंट बना रहे हैं एचटीएमएल का, उसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है भाई, जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको कौन सा एलिमेंट बना हुआ नजर आ रहा है, पैराग्राफ का एलिमेंट नजर आ रहा है, इसमें थोड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ इन इंग्लिश, और इसमें एक इन्होंने एट्रीब्यूट दिया है लैंग्वेज का इसने एट्रीब्यूट दिया है। अच्छा, इसका फॉर्मेट क्या है, आप एट्रीब्यूट का नाम देंगे, आप लगाएंगे इक्वल टू, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप उसकी वैल्यू दे देंगे। ठीक है भाई, इजी है, इसका फॉर्मेट मुश्किल तो नहीं है। एट्रीब्यूट का नेम है, इक्वल टू है और उसकी वैल्यू, ये नेम और वैल्यू को मिला के बनता है एट्रीब्यूट। अच्छा, एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में दिया जाता है, क्लोजिंग में नहीं दिया जाएगा कभी भी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में दिया जाएगा और कैरेक्टर के बाद दिया जाएगा। देखिए जो ओपनिंग टैग का कैरेक्टर ना, पी नजर आ रहा है, इसके बाद एट्रीब्यूट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कैरेक्टर बाद में लिख दिया, एट्रीब्यूट पहले लगा दिया, तो भी सही तरीका नहीं होगा। अच्छा, एक टैग में मल्टीपल एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, अभी इसमें एक लिखा हुआ है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, अब एट्रीब्यूट का मतलब ये नहीं है कि अब इसने बोल दिया एट्रीब्यूट है तो आप इसको अपनी मर्जी से देना शुरू कर दें, आप बोलते हैं भाई कलर ले लो, साइज ले लो, विद हाइट ले लो, नहीं, तो जो इसके सपोर्टेड एट्रीब्यूट्स होंगे वही आप दे सकते हैं। अच्छा, हर एलिमेंट के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहेंगे। जो मिसाल के तौर पर आगे बुक में आया कि भाई कलर का एट्रीब्यूट दो, मैं किसी को बोलता हूँ भाई इस एलिमेंट पे आप कलर का एट्रीब्यूट लगाएं, तो वो कंफ्यूज ना हो, वो क्या करे, सिंपल उस एलिमेंट का ओपनिंग टैग पे जाए और वहां पे जाके एट्रीब्यूट का नाम दे और उसकी वैल्यू दे दे और बोले भाई मैंने ये एट्रीब्यूट लगा लिया। क्लियर है? क्लियर है? जी नहीं, लिमिटेशंस भाई देखिए कोई भी नहीं है, ये हर एलिमेंट के ना कुछ सपोर्टेड एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि अभी थोड़े थोड़े करके आपको पता चलना शुरू होंगे, और जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास। तो एट्रीब्यूट्स से हम काफी सारे काम करवाते हैं। मतलब एट्रीब्यूट ये करता है कि भाई ये एक एलिमेंट है, इसको इन्फॉर्मेशन दो। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, यहाँ पे वो खड़ा हुआ है, स्टूडेंट हमारा समझ लें एक टैग है, एक एलिमेंट है। अब मैं उस पर एट्रीब्यूट लगाता हूँ, अलग अलग एट्रीब्यूट मैंने क्या लगा दिया कि भाई एक उसका आईडी कार्ड बनाया और उस पर हैंग करवा दिया, ये उसका एट्रीब्यूट है। उस आईडी कार्ड पे मैंने रोल नंबर लगा दिया, ये उसका एट्रीब्यूट है। तो जब भी मैं बोलूंगा भाई ये रोल नंबर किसका है भाई इसका है। तो अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट होते हैं। कोई एट्रीब्यूट लैंग्वेज के लिए होता है, कोई एट्रीब्यूट हो सकता है इसकी विद हाइट के लिए हो, कोई एट्रीब्यूट हो सकता है शायद इसके कलर के लिए हो। ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। मतलब ओवरऑल ये समझ लें कि भाई ये एट्रीब्यूट जो है ना, ये हमारे टैग को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है, हाँ नहीं, एरर वगैरह कुछ भी नहीं देगा। देखिए ये वैल्यूज भी ना सपोर्टेड होती हैं, ऐसा नहीं आप अपनी मर्जी से दे दें। कुछ वैल्यूज होंगी जो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जिस तरह अभी आगे आएगा क्लास का एट्रीब्यूट, आईडी का एट्रीब्यूट, उसमें क्या होगा आप अपनी मर्जी की दे दें। लेकिन कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो आप अपनी मर्जी की वैल्यू नहीं देंगे, बल्कि जो सपोर्टेड वैल्यू है वो देंगे। जिस तरह इसने देखें फ्रेंच लिखनी थी तो FR लिख दिया, इंग्लिश लिखनी थी तो इसने
EN लिख दिया, तो पूरा क्यों नहीं लिखा कि भाई यही सपोर्टेड है इस पे, कि भाई इतना आप लिखते हैं तो ये समझ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई ऑल जितनी भी इसकी लैंग्वेजेस है, अगर उसकी आप देखना चाह रहे हैं कि क्या उसकी शॉर्ट हैंड तरीका है, तो आप गूगल पे जाके करेंगे भाई HTML कौन कौन सी लैंग्वेजेस के शॉर्ट हैंड सपोर्ट करता है, तो वो वहां से देख के आप दे देंगे। अच्छा, ये जो है ना, इसको कुछ नहीं करेगा। जब आप ब्राउजर पे कोई अलग लैंग्वेज की वेबसाइट खोलते हैं ना, तो ब्राउजर आपको एक पॉपअप देता है ऊपर कि आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो इससे उसको हेल्प मिलती है। ठीक है भाई, ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेट वगैरह क्रोम में जो होता है उसको हेल्प मिलती है। लेकिन ये अभी सिर्फ समझाने के लिए, लैंग्वेज का एट्रीब्यूट बनना इतना कोई खास नहीं है। ये भाई इसलिए आपको बताया गया कि आपको एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि भाई एट्रीब्यूट ये होता है और इस तरह से लिखा जाता है। HTML का पार्ट है या CSS का? HTML का पार्ट है, CSS तो अभी हम पढ़ ही नहीं रहे। HTML के तकरीबन 10 चैप्टर है, वो पूरे कंप्लीट करेंगे और फिर CSS पे जाएंगे। बॉडी का हमें पता चल गया है, हेड का हमें पता चल गया है, टाइटल का हमें पता चल गया है। ठीक है भाई, टाइटल हमारे टॉप पे आ रहा है, और जब हमारी वेबसाइट गूगल वगैरह पे जब लाइव हो जाएगी, तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था, गूगल पे फेसबुक लिखा तो लिंक पे लिखा हुआ आ रहा था कि भाई फेसबुक लॉगिन और साइन अप, तो वो हमारा टाइटल होता है। अच्छा, पेज किस तरह बनाया जाता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देखिए ये बुक थोड़ी सी ओल्ड है, तो कौन सी विंडोज पे सिखा रहे हैं, कौन सी थी, 7 थी मेरे ख्याल से, या XP 7 लग रही है यार, XP है। ठीक है भाई, तो इसी तरह ये मेरे ख्याल से मैक पे भी बताएंगे कि कैसे होता है, तो ये मैक भी पता नहीं कौन सा होगा पुराना। देखिए आपके पास पीसी कोई भी हो, लिनक्स हो, मैक हो, विंडोज हो, जो विंडोज वाला यूजर है उसको तो हमने समझा दिया। जो मैक चला रहा है ना, तो उसको ऐसा नहीं हो सकता कि फाइल बनाना ना है। मैक यूज भी तो कर रहा है, लिनक्स जो चला रहा है उसको ऐसा नहीं हो सकता कि फाइल बनाना ना है। तो आप किसी भी OS पे आप अपनी फाइल वगैरह जो है ना बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा देखिए, ये बोल रहे हैं कि भाई आप देखें, लुकिंग एट हाउ अदर साइट्स आर बिल्ट। आपको किसी वेबसाइट को देखना हो कि भाई वो कैसे बनाई गई है, तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाके अगर उसका कोड देखते हैं, तो व्यू पेज सोर्स का ऑप्शन बता रहा है कि यहाँ पे जाके आपको कोड पता चल जाता है, लेकिन आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते देख के। कुछ वेबसाइट होती है जो सिंपल HTML CSS को यूज करके बनाई गई होती है, उनका पूरा कोड देख लेते हैं यहाँ से जाके। लेकिन अब ये जो वेबसाइट है, फेसबुक, ये लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, इनका आप कोड सारा कॉपी वगैरह नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत आइडिया जरूर ले सकते हैं। जिस तरह फेसबुक का आपको ये बटन नजर आ रहा है लॉगिन का, आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको अब इसका जो कलर है वो चाहिए, आपको इसकी विड्थ वगैरह चाहिए कितने साइज का है, इसके अंदर जो फॉन्ट लिखा हुआ है लॉगिन, उसका क्या फॉन्ट है, फॉन्ट साइज क्या है, तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। ये इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं, ब्राउजर की एक्सटेंशन भी आती है, सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि इसने क्या यूज किया हुआ। अच्छा, ये चैप्टर 1 था जिसमें हमने देख लिया कि भाई HTML पेजेस आर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। ऐसा ही टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पहले मैंने आपको बना के दिखाया, फिर हमने उसमें HTML ऐड करके देखी। बस फाइल बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको फाइल बना के दिखाई। देखिए इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, अभी से मैं कुछ रूल बता रहा हूँ। अच्छा, ये रूल अभी से याद रखें ना, आज हमारी पहली क्लास है, रूल आगे के लिए भी है और अभी के लिए भी है कि कभी भी फोल्डर बनाना है तो फोल्डर के नेम में स्पेस नहीं देनी। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अभी, लेकिन मैं रूल बता रहा हूँ, ये आगे तक काम आएगा। ये जो आपने फाइल बनाई, फाइल नेम में भी स्पेस नहीं, ऐसा ना हो कि आप जैसे मेरा नाम गौस अहमद है, मैंने कहा भाई गौस स्पेस अहमद .html, चल तो जाएगी, मसला नहीं है, लेकिन सही तरीका नहीं है ये करना, इससे हो सकता है आगे जाके आपको मसला हो। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपने लिखा इंडेक्स स्पेस .html, या डॉट के बाद स्पेस देके HTML लिख दिया, या .html 2 बार लिख दिया। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, ये बहुत कंफ्यूजन वाली होती है। इससे फिर आपको ऐसा लगता है नहीं यार, मुझे तो समझ में नहीं आया, मुझे दोबारा समझने की जरूरत है। तो अगर हम अभी से ये रूल याद रखें, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार ये रूल है, तो ये सारे मसले आपके पास आए नहीं। ठीक है, तो ये सारे रूल याद रखने, फोल्डर नेम में स्पेस ना हो, फाइल में नेम के बीच में स्पेस ना हो, नेम के फौरन बाद .html आ जाए एक बार। ठीक है भाई, .html के बीच में भी स्पेस ना हो, वरना आपके HTML की फाइल नहीं बनेगी। दूसरा एक और चीज कर लें, क्या जिसके पास विंडोज है, अगर उसने नई विंडो करनी है या की हुई है या कभी करेगा, तो जो आप विंडो का जो मेन एडमिन बनाते हैं ना, यूजर, उसका नेम में भी आप स्पेस नहीं दिएगा कभी। ठीक है भाई, तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके ना ये चीजें फिर बहुत काम आती हैं। फिर अगर हम कोई टूल या कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपने पीसी के अंदर, तो काफी सारी चीजों में ना इससे मसला आता है स्पेस की वजह से। उसको लोकेशंस नहीं मिलती हमारे कंप्यूटर की कि भाई जिस तरह C ड्राइव में अगर कुछ पड़ा हुआ है और किसी सॉफ्टवेयर को उस ड्राइव में जाके कुछ उठाना है, तो उसको नहीं मिलता वो स्पेस की वजह से। तो ये कुछ चीजें मैंने बताई हैं, इसको आपने याद रखना है जी। एट्रीब्यूट काफी होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चैप्टर वाइज आते रहेंगे हमारे पास कि भाई एट्रीब्यूट विड्थ का भी होता है, एट्रीब्यूट हाइट का भी होता है, एट्रीब्यूट आईडी का भी होता है, क्लास का भी होता है, आहिस्ता आहिस्ता हम देखते रहेंगे। अभी हमारा काम है सिर्फ उसका फॉर्मेट समझना कि भाई ये एट्रीब्यूट का फॉर्मेट है, बस ये अभी हमारा काम है। बाकी क्या आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह अभी हमने कोई भी टैग नहीं बना के देखा,
पैराग्राफ एक देखा, अगर मैं आपको बोलूं पैराग्राफ बना के दिखाओ, आप क्या करेंगे, सिंपल बॉडी में आ गए, पी का टैग ओपन, रूल याद रखना है, पी का टैग क्लोज, और इसमें मैंने कहा भाई हेलो सैलानी लिख दो आप, हेलो सैलानी, ठीक है भाई। मैंने फाइल को सेव किया, मैंने यहाँ पे इसको चलाया, हेलो सैलानी लिखा हुआ आ गया, पैराग्राफ का टैग बना लिया। अच्छा, अब तकरीबन समझे आपने, एचटीएमएल समझ ली। अब क्या चैप्टर में, अगला चैप्टर देखें आएगा टेक्स्ट का, या आपको बोलेगा कि भाई आपको एचटीएमएल में हेडिंग बनाने के लिए आप H1 से लेकर H6 तक यूज करें, इसमें कोई समझने की जरूरत है? टैग आपको समझ में आ गया, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग का पता चल गया। अब देखिए टेक्स्ट में आपको क्या क्या बताएंगे ये, कि भाई हेडिंग एंड पैराग्राफ कैसे बनते हैं, बॉल्ड, इटैलिक, एम्फेसिस, स्ट्रक्चरल एंड सेमेंटिक मार्कअप क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखें आपको आगे लेके जाऊं तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास एचटीएमएल में 6 हेडिंग होती है, H1 से लेकर H6 तक, ठीक है भाई। H1 अगर आपको सबसे बड़ी हेडिंग बनानी है तो आप H1 यूज करेंगे, सबसे छोटी हेडिंग बनानी है तो H6। अच्छा, अब सवाल आता है H1 से ज्यादा बड़ी बनानी हो तो क्या करें, तो फिर आगे जाके वो होगा CSS से, कि भाई इसका डिफॉल्ट साइज ये था, इसको और बड़ा कर दो। अच्छा, ये जो हेडिंग के जो साइज है ना डिफॉल्ट वाले, ये हमारी स्क्रीन के, जो भी हमारी स्क्रीन है पीसी की या मोबाइल की या लैपटॉप की, उसके पिक्सल के हिसाब से ये चलते हैं, इनके जो साइज है। अगर आपको बड़ी स्क्रीन है तो H1 की हेडिंग भी बड़ी नजर आएगी आपको, जाहिर सी बात है। हम दूसरी चीजें भी देखते हैं ना, कि अगर हम बड़ी स्क्रीन पे कोई भी वेबसाइट चलाएं तो उसमें सब चीजें बड़ी बड़ी नजर आएंगी, क्योंकि उसकी स्क्रीन उसकी बड़ी है। तो सेम यही चीज H1 की जो हेडिंग है बड़ी वाली, वो पिक्सल के हिसाब से आपकी डिवाइस के बड़ी, मतलब जितनी पिक्सल, मतलब इसके एक परसेंटेज होती है। H1 की जो हेडिंग है ना, वो आपकी बॉडी के 200% होती है, मतलब जो आपकी बॉडी का स्क्रीन का साइज है उसका पिक्सल ले लेती है और 200% तक जाती है उसके। तो इसी तरह H6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग है, अभी इसका आगे चार्ट भी आएगा, उसमें सब लिखा हुआ होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि H1 सबसे बड़ी है और H6 सबसे छोटी है। तो हम इसको यूज करके देखते हैं। मैं एक बना रहा हूँ H1 का ओपनिंग टैग और H1 का, देखिए अगर मैं इस तरह लिखना शुरू कर दूं ना तो ऐसे भी काम हो जाएगा, लेकिन जो मैंने रूल बताया ना, इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग अच्छी हो जाएगी, कभी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। क्लोजिंग टैग पहले ही बना दें और बाद में आप टेक्स्ट लिखें। सेव कर दिया, मैंने यहाँ पे आके चलाया, रीलोड किया, तो देखिए H1 की सबसे बड़ी हेडिंग आ गई हमारे पास। अच्छा, अब मुझे H6 की छोटी हेडिंग बनानी है, तो यहाँ पे मैं कौन सा एलिमेंट यूज करूंगा, H6 को मैंने क्लोज किया। अब इसके सेंटर में आके मैंने SMIT लिख दिया और इसको सेव कर दिया, फाइल को रीलोड किया। SMIT हमारी H6 की हेडिंग है जो कि सबसे छोटी है, और गॉस एवल हमारी H1 की हेडिंग है जो कि सबसे बड़ी हेडिंग है। तो इस चीज में देख के आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं, हमें समझ में नहीं आया ये, जिसको अगर टैग समझ में आ गया तो ये आसान है। अब जैसे मैं आपको बोलूं भाई पैराग्राफ के टैग के लिए P यूज होता है, तो आप बना सकते हैं क्या? अगर मैं आपको बोलूं कि भाई बोल्ड अगर आपको किसी टेक्स्ट को करना है तो उसके लिए B यूज होता है, बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको बोला हुआ है HTML का सिर्फ स्ट्रक्चर समझ में आ जाए अच्छे से, बाकी चीजें आसान है। वही वाली बात है, देखिए मैं आपको अगर बताऊं भी नहीं ना, आप गूगल करके चीज देख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, और एक दो बार जब आप करेंगे आपसे फिर आपको याद रहेगी। तो आगे अगर हम देखें तो आगे हमारे पास है पैराग्राफ, जो कि P का एलिमेंट है। ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, उसके बीच में जो भी आपने पैराग्राफ लिखना है वो लिख दिया। अगर आपको एक वेबसाइट में मल्टीपल पैराग्राफ बनाना है तो आप मल्टीपल P का एलिमेंट यूज कर सकते हैं। आपको अगर एक वेबसाइट में मल्टीपल हेडिंग्स बनानी है तो आप मल्टीपल H1 यूज करें, H2 यूज करें, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है कि भाई एक हेडिंग बनाओ या 2 हेडिंग बनाओ, जितनी आपको बनानी है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी आप बना सकते हैं, कोई इसका मसला नहीं है, ठीक है भाई। अभी हमारे पास ये आ गया भाई बोल्ड और इटैलिक। बोल्ड में क्या है कि भाई आप अगर किसी बोल्ड पता है ना सबको किसको बोलते हैं, ग्रेट हो गया। तो भाई बोल्ड अगर आपको किसी टेक्स्ट को करना है, चाहे वो कहीं पर भी हो। अच्छा, वैसे देखें हेडिंग को हम कभी भी बोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बोल्ड होती है, हेडिंग है ना, क्योंकि वो हम हमेशा बोल्ड करते हैं किसी टेक्स्ट को, किसी पैराग्राफ में से किसी एक वर्ड को, ठीक है। तो जिस वर्ड को भी हमें बोल्ड करना हो, चाहे वो वर्ड कहीं पर भी पड़ा हो, किसी पैराग्राफ के अंदर हो या कहीं पर भी हो, हम क्या करेंगे, उस वर्ड के स्टार्ट में ओपनिंग टैग बनाएंगे B का और उस वर्ड के एंड में क्लोजिंग टैग बना देंगे B का। तो वो जो वर्ड होगा हमारा हो जाएगा बोल्ड। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हेलो सैलानी लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ सैलानी जो लिखा हुआ है ये बोल्ड हो जाए। क्या करूं मैं, सैलानी से पहले मैंने बनाया B का टैग ओपनिंग, और सैलानी के बाद मैंने बनाया B का क्लोजिंग टैग, ठीक है। अच्छा, ऐसा ना हो कि भाई आपने ओपनिंग बना दिया, क्लोजिंग करना भूल गए, तो फिर वो क्या होगा, जितना कंटेंट पड़ा हुआ है आपका सबको बोल्ड कर देगा, फिर उसको पता ही नहीं मुझे कहाँ क्लोज होना है, कहाँ जाके रुकना है। अच्छा, मैं इसको चलाता हूँ, रीलोड करता हूँ, सैलानी जो है हमारा बोल्ड हो गया है। तो इसी तरह से भाई इटैलिक का भी हमारे पास टैग है, इसका भी आपको पता है कि भाई इटैलिक अगर किसी वर्ड को हमें करना हो, थोड़ा सा कर्व करना हो, तो हम क्या करते हैं, इटैलिक का टैग यूज करते हैं। तो जिस तरह अभी हमने बोल्ड करा, इस तरह इटैलिक। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई अगर हमें बोल्ड भी करना है और इटैलिक भी करना है, दोनों एक साथ करना है, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। B का टैग पहले लगा दें, I का टैग पहले लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह आपने B का टैग दिया, सेम इस तरह आप
आई का टैग दे देंगे। अच्छा, इससे फर्क पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आपने बी के बाद आई का टैग ओपनिंग बनाया, ऐसा ना हो कि आप बी के बाद उसको क्लोज कर रहे हैं। जो टैग पहले ओपन होगा वो उस पहले क्लोज होगा, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो बी के अंदर ही मैं आई को पहले क्लोज करूंगा, ठीक है। आई का टैग क्लोज हो गया, इसको चला के देखेंगे हम, इटैलिक भी हो गया और बोल्ड भी हो गया। क्लियर है भाई यहाँ तक? आवाज नहीं आती भाई आप लोग? ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारे पास दो एलिमेंट और नजर आ रहे हैं हमें, एक को हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट और एक को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट, अच्छा ये जो है इतने ज्यादा यूज में नहीं आते, बहुत कम ऐसी जरूरत पड़ गई कि आप कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जहां पे कोई फॉर्मूला वगैरह का जो भी फॉर्मूला है वो लिख रहे हैं आप, या कोई मैथ्स वगैरह की चीजें आ रही हैं, हाँ कोई ट्रेडमार्क हो गया, कोई अगर आपने फोर्थ करके कोई लिखना है, थर्ड लिखना है, फोर्थ लिखना है, कॉपीराइट का सिंबल ऊपर करके थोड़ा सा लगाना है, वाटर का फॉर्मूला जो होता है उसके लिए आपको कुछ करना है, तो आप इन सब चीजों के लिए दो एलिमेंट यूज करते हैं। अच्छा, SUP पूरा नहीं लिखना सुपरस्क्रिप्ट, इसके जो एलिमेंट है वो SUP है सिर्फ, ठीक है। तो सुपर का एलिमेंट क्या करेगा, जो भी आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, मिसाल के तौर पे मैं लिखना चाहता हूं फोर्थ, ठीक है भाई, मैंने फोर्थ लिखा, TH लिख दिया, अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये बराबर में ऐसे लिखा हुआ आएगा फोर्थ, लेकिन आपने देखा होगा TH जो है ना थोड़ा सा ऊपर नजर आता है। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो TH है इसको हम ले जाएंगे किसमें, हाँ जिस तरह पावर वगैरह अगर हमें देनी हो, ठीक है। SUP का क्लोज हमने कर दिया, इसको सेव कर दिया, चला के देखा हमने, ठीक है भाई, फर्क पड़ा। तो इसी तरह भाई अगर आपने कोई जैसे फॉर्मूला ऑर्डर की मैंने बात की, इस तरह का कुछ देना हो तो आप सब स्क्रिप्ट यूज कर लेंगे, तो वो जो भी आपका टैक्स है उसको नीचे की तरफ दिखा देगा, ठीक है भाई। दोनों इजी है, मुश्किल तो नहीं। अच्छा भाई, अच्छा देखिए, ये कोई मैथ वगैरह यहाँ पे परफॉर्म नहीं करेगा, कभी आप समझे मैं अगर पावर वगैरह कोई लगा दूं तो ये कैलकुलेशन भी होगी और सब हो जाएगा, अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी सिर्फ ये शो करेगा, अभी सिर्फ जो भी आपको स्ट्रक्चर टैक्स शो करवाना है ना यूजर को, ये सिर्फ शो करेगा और कुछ भी नहीं करेगा ये। अगर आप ये ना भी करें, अब जैसे फोर्थ मुझे लिखना था, मैं डायरेक्ट भी लिख दूं तो कोई मसला नहीं है, खैर वाली बात है, ठीक है। और अभी इतनी ज्यादा इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी इन चीजों की यूज करने की। अच्छा, वाइट स्पेस क्या है, वाइट स्पेस के बारे में ये थोड़ा बता रहे हैं कि अगर आप HTML में पैराग्राफ के अंदर स्पेस देते हैं, तो अगर आप एक स्पेस दें या एक से ज्यादा दें, 10 दे दें, 20 दे दें, तो वो सिर्फ 1 स्पेस काउंट होगी। मिसाल के तौर पे मैं गौस अहमद लिखा हुआ है, गौस और अहमद के बीच में सिंगल स्पेस है, 1 स्पेस है, अगर मैं इसको ज्यादा स्पेस दे दूं तो HTML क्या करेगा, इस स्पेस को देखेगा ही नहीं, वो उसको सिंगल ही समझेगा, सेव भी करा है मैंने, ठीक है भाई। तो ये कहलाती है वाइड स्पेसेस, कि जब आप स्पेस देंगे जितनी भी ज्यादा तो वो स्पेस नहीं लेगा। अच्छा, अगर हमें स्पेस देनी हो तो इसका तरीका है, CSS से हम वो करते हैं, सही है। HTML से भी होता है, थोड़ा सा कोड लिखते हैं, आगे बताता हूं मैं, वरना हम इसको CSS से ही करते हैं कि भाई दो हमारे एलिमेंट है, दो हेडिंग है, एक ऊपर है और एक उसके नीचे हेडिंग, अगर दोनों के बीच में स्पेस देनी हो तो हम वो सारी चीजें करते हैं CSS से। अच्छा भाई, इसके अलावा लाइन ब्रेक्स एंड हॉरिजॉन्टल रूल्स, इसमें क्या है कि देखिए अब हमारे पास ना देखिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं, दो तरह के एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट तो काफी सारे होते हैं हमारे पास, लेकिन एलिमेंट की जो टाइप होती है ना वो दो होती है। एक होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और एक होते हैं इनलाइन एलिमेंट, कौन से, इनलाइन एलिमेंट। अच्छा, ब्लॉक लेवल कौन से होते हैं कि भाई आपने नोट किया होगा कि मैंने ऊपर हेडिंग लिखी हुई है और राइट साइड पे इसके स्पेस मौजूद है, तो SMIT नीचे से क्यों आ रहा है, इसने पूरी लाइन कवर कर ली, मतलब इस हेडिंग ने आखिर तक पूरी लाइन कवर कर ली। हाँ, इसमें अगर फोर्थ की बाद में कुछ लिखूंगा तो वो नजर आ जाएगा राइट साइड पे, लेकिन नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा ना वो राइट साइड पे नहीं आएगा, क्योंकि इसकी अपनी जो जगह है ना वो फुल लाइन है। तो ये वाले एलिमेंट कहलाते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ये आपको एलिमेंट को लिख के उसको चला के पता चल जाएगा कि भाई क्या रिजल्ट आ रहा है, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि ये ब्लॉक लेवल है या फिर इनलाइन है, ठीक है। तो कुछ होते हैं हमारे पास इनलाइन। इनलाइन क्या होते हैं कि आपने एलिमेंट लिखा, उसमें कोई टेक्स्ट लिखा, उसके बाद आपने कोई दूसरा एलिमेंट लिखा, तो जब तक राइट साइड पे स्पेस है ना वो उसको पहले फिल करेगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाली लाइन में आएगा। ये कौन सा एलिमेंट है, इनलाइन। तो दो तरह के हमारे पास एलिमेंट होगा, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट और दूसरा इनलाइन एलिमेंट। अच्छा जी, जो इनलाइन ब्लॉक होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो CSS की प्रॉपर्टी होती है, वो जब CSS हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। इनलाइन ब्लॉक कोई एलिमेंट नहीं होता, इनलाइन ब्लॉक CSS की एक वैल्यू है, ठीक है, जो कि आगे जाके देखेंगे। अच्छा, मिसाल के तौर पे गौस अहमद आ रहा है भाई, मैं चाहता हूं यार मैं इसको यहीं पर ही ब्रेक कर दूं, गॉस के बाद जितना कुछ आए वो सारा नेक्स्ट लाइन में आए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, गॉस के बाद एक टैग यूज करूंगा जिसका नाम है BR। अच्छा, हमने टैग की दो टाइप पढ़ ली, ब्लॉक लेवल और इनलाइन, और इसमें एक और मैं कहूंगा कि दो तरह के और टैग होते हैं, एक होते हैं जिसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं और वो एलिमेंट खिलाते हैं पूरे, और एक होते हैं जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता जो कि BR है। BR का सिर्फ ओपनिंग भी बना देंगे ना तो चलेगा, लेकिन हमें इसको क्लोज कर देना है
करने का तरीका क्या है कि आप इसके आखिर में फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं इस तरह से, नजर आ रहा है ना भाई? डाल कर सकते हाँ, स्पेस अगर नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन स्पेस दे देंगे तो अच्छी बात है। तो ये कहलाते हैं सेल्फ क्लोज एलिमेंट। ठीक है भाई, सेल्फ क्लोज हो गया। ठीक है, सेल्फ क्लोज टैग बोल सकते हैं आप इसको कि भाई BR और आखिर में आपने फॉरवर्ड स्लैश और ग्रेटर देन का साइन, इसका कोई अलग से क्लोजिंग टैग नहीं है ना। हम इसके अंदर कुछ लिखते हैं कि भाई जो ब्राउजर पे नजर आए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये गॉस के बाद इस लाइन को यहीं पर ही ब्रेक कर देगा और बाकी का जितना भी जो काम है वो नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। चलाते हैं इसको, मैं रिलोड करा, मेरे ख्याल से सेव करा ही नहीं करा, तो सेव करा देते हैं। रिलोड करा तो देखिए गॉस उसने रहने दिया और बाकी का जो काम है वो ले गया नेक्स्ट लाइन पे। अच्छा, HR हॉरिजॉन्टल रूल्स इसको बोलते हैं। ये भी बिल्कुल सेम यही काम करता है जो BR काम कर रहा है, HR भी सेम वही काम कर रहा है, लेकिन HR बोलता है मैं लाइन ब्रेक करने के साथ साथ एक लाइन ड्रॉ भी कर दूंगा। ठीक है भाई, एक सेपरेटर लगा दूंगा मैं। तो अगर मैं B की जगह यहाँ पे H कर दूं तो काम वही होगा, बस क्या होगा, इस तरह एक सेपरेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, जब तक हम HTML में ना हम ये यूज कर लेते हैं HR, जब हम CSS में आते हैं तो इससे अच्छी चीजें हम कर सकते हैं कि ऊपर लाइन ऐड करनी हो, बॉर्डर लगाना हो साइडों पे, तो सारी चीजें उससे हो जाती है। लेकिन HTML में जब तक और अगर हमें कोई सेपरेटर वगैरह लगाना है, लाइन ब्रेक भी करनी है, तो फिर हम HR यूज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे विजुअल एडिटर का बता रहे हैं कि भाई आप कोड एडिटर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से यूज करना शुरू कर देंगे। अगर आप लोग लैपटॉप लेके आते हैं तो मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है भाई, तो ये सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। जितने भी डेवलपर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं, वो ज्यादातर इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। सर ड्रीम व्यूवर इसमें भी देगा, देखिए ड्रीम व्यूअर है आपके पास, सबलाइम है आपके पास, काफी सारे भरे पड़े हैं, नोटपैड प्लस प्लस भी आ गया है। तो ठीक है, तो इतने सारे, लेकिन ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है और सबसे इजी है। मतलब इसमें आपको ना इतना मुश्किल नहीं होगा यूज करने में। मैं आपको अगर सिखाऊंगा नहीं ना, आप फिर भी यूज कर सकते हैं। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली है कि आप जाएंगे सॉफ्टवेयर खोलेंगे, आपको चीजें जो है ना खुद समझ में आना शुरू हो जाएंगी। जिस तरह फेसबुक आप चलाते हैं, आपको ऑप्शन नजर आता है, आप चलाना शुरू कर देते हैं, किसी से नहीं सीखते। तो इस तरह यूजर फ्रेंडली इस चीज को हम बोलते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। सजेशन हो गई, हम जैसे अभी राइटिंग में अच्छा करने का बता रहा था कि भाई कोड फॉर्मेटिंग उसको हम बोलते हैं, वो अच्छे से अच्छी करो, ये ऑटोमेटिक कर देता है। ठीक है, लेकिन हमें इसकी आदत अभी नहीं डालनी है। ऐसा ना हो कि हम अभी से ही शॉर्टकट के आसरों में लग जाए कि भाई हम बोले चैट जीपीटी प्लीज राइट एंड HTML पे, वो चलो भाई कॉपी पेस्ट करो और फिर सब। इसमें एक्सटेंशन भी आ गई होंगी सॉफ्टवेयर के अंदर चैट जीपीटी, वो पूरी पूरी कोड लिख के आपको दे रही होंगी। एक और एक्सटेंशन भी होती है हमारे पास, गिटहब की बनाई हुई है, उसको कोपायलट बोलते हैं, वो भी पूरा पूरा कोड लिख देता है, पूरा कोड लिख देता है। फ्री है, नहीं पेड हो गया, पहले जब वो आया था तो फ्री था, फिर पेड हो गया। हर चीज ये होता है भाई, देखें चैट जीपीटी भी जब फ्री था पेड भी कर दिया और फ्री में भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है लोगों को यूज करने के लिए। तो भाई इसका बिल्कुल भी आदी नहीं बनना है कि ऐसा ना हो। देखिए मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं वैसे ना एक हफ्ते तक नहीं करवाता शुरू, लेकिन हम सबको आता है यूज, सारे मतलब चीता लोग बैठे हुए हैं हमारे साथ, तो सबको आता है यूज करना। तो इस वजह से मैं नेक्स्ट क्लास से ही शुरू करवा रहा हूँ, वरना मैं क्या करता हूँ अपने हर क्लास में तकरीबन एक हफ्ते तक नोटपैड पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, वरना पता है क्या होता है कि अगर सॉफ्टवेयर ने आपको सजेशन देना बंद कर दी, इंटेलिजेंस बोलते हैं उसको, वो देना बंद कर दी, आप आ जाते हैं बोलते हैं मुझे तो HTML समझ में नहीं आ रही। भाई क्यों नहीं आ रही, देखिए ये शॉर्टकट कर रहा हूँ मैं, वो लाके ही नहीं दे रहा। भाई HTML को ये तो सॉफ्टवेयर है, तो आपको HTML सीखनी है। अगर सॉफ्टवेयर आपको सजेशन नहीं देता है तो आप खुद लिख दें कोड, आपको पता होना चाहिए। तो हम अपने आप को इतना आदी कर लेते हैं सॉफ्टवेयर का, जब तक वो करके नहीं देगा हम नहीं करेंगे। भाई सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, चलो भाई लैपटॉप बंद कर दो, भाई हमें समझ में नहीं आया। तो इस तरह नहीं करना है हमें सॉफ्टवेयर यूज करना है आसानी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उसके ऊपर रिलाई कर लें। आप बोले कि भाई ये है, ये होगा, ये सजेशन देगा तो मैं काम करूंगा, वरना मैं काम नहीं करूंगा। तो इसको डाउनलोड कर लेना है लाजमी, इतना बड़ा इसका कोई साइज नहीं है, बहुत लाइट वेट है। आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिएगा, फिर हम इसको थोड़ा सा समझेंगे भी चलाने का, इसको देखेंगे किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, किस तरह आप इस पे फाइल बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं। तो ये सारा जो है ना हम इसमें देखेंगे। स्पेसेस अगर ज्यादा देने हो तो एक कोड होता है छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं, अगर हम यहाँ पे स्पेस दे दें NBSP, ये कोड है छोटा सा, यूनिकोड इसको हम शायद बोलते हैं। तो आप ये यूज करेंगे, इसी को आप बार बार ना कॉपी पेस्ट करते रहें। ठीक है भाई, कॉपी और ये पेस्ट, जितनी बार आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे स्पेस आ जाएगा। लेकिन अभी ये यूज करने का फायदा नहीं है, ये जुगाड़ वाला है थोड़ा सा, मतलब HTML में रहते हुए अगर करना हो तो ये सारी चीजें वरना मैनेज करते हैं CSS से। जब तक HTML में जब तक यूज कर लें कोई मसला नहीं है। सेमेंटिक मार्कअप, ये क्या होते हैं कि भाई ये HTML के कुछ एलिमेंट्स हैं। अब इसमें स्ट्रॉन्ग आएगा, एम्फेसिस का एक आएगा, स्ट्रॉन्ग बोल्ड करता है, एम्फेसिस इटैलिक करता है। अच्छा ये सेमेंटिक मार्कअप होते क्या है कि भाई आप जब एक वेबसाइट बनाते हैं ना, तो आप
अपने हर यूजर के हिसाब से बनाते हैं कि आप देखते हैं कि मेरा यूजर कौन कौन हो सकता है। तो अगर आप बात करें सिंपल एक न्यूज़ की वेबसाइट बना रहा हूँ तो मेरा यूजर कौन कौन हो सकता है, मेरा यूजर बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है भाई। कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो ब्लाइंड है, कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सुन नहीं सकते, ठीक है। तो हर तरह के लोग हो सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे अपनी बात करें पाकिस्तान में रहते हुए हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम किसी का ख्याल नहीं रखते। हम बोलते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट हो कि इतना जाए डॉलर आए, बस वो काम है का, बस बात खत्म। लेकिन हमें डेवलपर नहीं, हमें एक अच्छा डेवलपर बनना है। हमें एक एक चीज शुरू से, जो भी रूल है ना, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, वो शुरू से फॉलो करना है। तो सेमेंटिक मार्कअप क्या है कि भाई जो ब्लाइंड लोग होते हैं जिनको नजर नहीं आता और वो वेबसाइट को पढ़ना चाह रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे। तो हमारे पीसी में, मोबाइल में, लैपटॉप में कुछ टूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्रीन रीडर। जिस तरह मेरे ख्याल से मोबाइल में होता है, मेरे ख्याल से आईफोन में ऐसा होता है कि 5 बार आप अगर पावर बटन दबाएं या कुछ और होता है तो स्क्रीन रीड करना शुरू हो जाता है वो। तो इस तरह लैपटॉप में भी क्रोम की एक्सटेंशन आ जाएगी कोई स्क्रीन रीडर की, तो आप उसको ऑन करेंगे तो वो क्या करेगा, वेबसाइट पे जो लिखा हुआ है ना उसको पढ़ना शुरू कर देगा और जो ब्लाइंड होगा उसको पढ़ के सुनाएगा। तो इस तरह वो भी आपकी वेबसाइट जो है वो पढ़ लेगा। अच्छा, अब इसमें देखें स्ट्रॉन्ग और इम्फेसिस है। स्ट्रॉन्ग बोल्ड वाला काम करता है और इम्फेसिस जो है वो इटैलिक वाला। तो जब ये बोल्ड से भी हो रहा था, इटैलिक से भी हो रहा था, अब अगर आपकी ऑडियंस कोई स्पेशल लोगों की है तो आप ये यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग के भाई, जब वो ये स्क्रीन रीडर के लिए होगा कि जब वो स्क्रीन रीडर इसको पढ़ेगा ना तो इसको थोड़ा जोर देके पढ़ेगा, मतलब ऐसी आवाज में पढ़ेगा कि जो ब्लाइंड है उसको समझ में आ जाए कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही है, ठीक है भाई। इसी तरह जो इम्फेसिस यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो इसको भी वो इस तरह से पढ़ेगा कि जो ब्लाइंड है उसको समझ में आ जाए कि भाई यहाँ पे कुछ जरूरी बात हो रही है। तो ये सेमेंटिक मार्कअप कहलाते हैं। तो भाई स्ट्रॉन्ग हो गया, यूज करके तो नहीं दिखाऊं, वही रिजल्ट आएगा जो बोल्ड का आता है, वो रिजल्ट आएगा जो इटैलिक का आता है। बिल्कुल जो एसईओ, ये अगर आप ये सारे टैग एलिमेंट यूज करते हैं ना तो ये एसईओ फ्रेंडली भी है, ये एसईओ के लिए भी बेहतर रहते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपको एक एलिमेंट नजर आ रहा है कोटेशन का। इसमें क्या है कि आपने अगर किसी वेबसाइट से कोई कंटेंट उठाया, मिसाल के विकिपीडिया से उठाया, कोई भी कंटेंट, कोई पैराग्राफ उठाया, आजकल हम क्या करते हैं, हम तो कभी किसी को क्रेडिट नहीं देते। फेसबुक पे अच्छी पोस्ट नजर आई, डाउनलोड मारी, अपने प्रोफाइल से लगा दी, भाई ये मैंने कहा है, मैंने बनाई है, होता है ना। लेकिन ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं। कोई ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है ना, अब मिसाल के तौर पे फेसबुक अगर किसी का डेटा उठा के लगा दे और वो क्रेडिट ना दे तो वो कंपनी फेसबुक पे केस कर सकती है कि भाई इसने मेरा कंटेंट लगाया, ठीक है। फेसबुक क्या आपस में जो रजिस्टर्ड जो छोटी मोटी कंपनी होती है वो भी कर देती है। तो यहाँ पे ये इसलिए बताया जा रहा है कि भाई जब आप कोई ऐसा पैराग्राफ यूज करो जो आपने किसी और वेबसाइट से उठाया, कॉपी किया, तो आप उसको क्रेडिट दो। आप यूज करो ब्लॉक कोड का एक एलिमेंट और उसके अंदर आप अपना जो भी पैराग्राफ है वो लिखो, बाकी सारा वही का वही रहेगा। पैराग्राफ पी के टैग में लिखते हैं तो पी का टैग आपको यूज करना है। अच्छा, अब आप इसको बताओगे कैसे, आप इसको एक साइट का एट्रीब्यूट दोगे, नजर आ रहा है, और साइट के अंदर वो यूआरएल बता दोगे जहां से आपने ये वेबसाइट ये कंटेंट कॉपी किया है, ठीक है। ईएम बोल्ड करने के लिए, सॉरी ईएम जो है इटैलिक करने के लिए, स्ट्रॉन्ग जो है वो बोल्ड करने के लिए। तो ये दोनों इस वजह से यूज कर रहे हैं कि स्क्रीन रीडर जब इनको पढ़ेगा तो थोड़ा सा जोर देके पढ़ेगा ताकि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनको समझ में आए कि भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात हो रही है। तो साइट के अंदर आप यूआरएल दे देंगे। अच्छा, एट्रीब्यूट जो है ना, ये जो साइट मैंने लिखा और इसकी वैल्यू होती है पूरा यूआरएल, ये आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन ये बैक पे एलिमेंट के अंदर आपने दिया हुआ है। मिसाल के तौर पे कभी जिस वेबसाइट से आपने कंटेंट उठाया वो देखती भी आपकी वेबसाइट पे आके, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई इसने क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है। और ये थोड़ा सा पैराग्राफ जो है ना इस तरह भी आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए लिंक पे चला गया मेरे ख्याल से, इसको बैक करते हैं दोबारा। पेज नंबर क्या था? 59। सही, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे इसका यूआरएल दे देते हैं तो जिससे पता चल जाता है कि भाई हमने ये जो कंटेंट है इस वेबसाइट से उठाया। अच्छा, ये यूआरएल यूजर को नजर नहीं आएगा, जो आपका यूजर है उसको नजर नहीं आएगा। अच्छा, ये क्या करेगा, थोड़ा सा आपका जो पैराग्राफ है उसमें थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड कर देगा, इसको क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन ऐड कर देगा। तो इससे लगेगा जिस तरह होता है ना कि किसी ने कोई बात कही है, हम उसको बताना चाह रहे हैं, तो ये क्यू का यहाँ पे एक एलिमेंट दिया हुआ है इसने। अगर आप क्यू का एलिमेंट यूज करेंगे और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तो ये क्या करेगा, जो होते हैं ना कॉमा ऐड हो जाते हैं इस तरफ और दोनों तरफ, तो इससे पता चल रहा हो कि यार ये बात कही गई है इसमें स्क्रीन, ठीक है। अच्छा, बाकी ब्लॉक कोड वाला जो तो उसमें थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड हो जाएगी ताकि देखने वाले को पता चले कि भाई ये कोई कोड लिखा हुआ है, ये किसी वेबसाइट से उठाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है भाई। इसी तरह भाई एब्रिविएशन, एक्रोनिम वगैरह ये इसलिए होते हैं कि भाई आप अपनी वेबसाइट पे अगर कोई बड़ा वर्ड दिखा रहे हैं, मिसाल प्रोफेसर तो छोटा है, जिस तरह नासा, हमने तो सिर्फ नासा ही सुना है, नासा की एब्रिविएशन भी है, पता है किसी को?
नेशनल एस्ट्रोनॉट करके कुछ है ना कुछ, अच्छा एरोनॉटिकल स्टैंड्स फॉर, तो ये देखें तो ये कितना बड़ा एक बन रही है इसकी मीनिंग। तो अगर हम ये अपनी वेबसाइट में यूज करेंगे इसका, लेकिन ज्यादातर जो इसका जो ये फेमस है ये नासा के नाम पे ही है, और ये अगर हम अपनी वेबसाइट में दिखाएं तो जरूरी नहीं है हम पूरा दिखाएं, हम सिर्फ नासा लिखते हैं, और जब कोई यूजर आके नासा वाले टेक्स्ट के ऊपर होवर करे अपने माउस को, तो वहां पे छोटा सा टेक्स्ट नजर आता है जिसमें पूरी इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई हो, ठीक है। तो इसके लिए यूज होता है एब्रीवेशन, ABBR का एलिमेंट। अच्छा वैसे ये जो हम एब्रीवेशन यूज कर रहे हैं ना, ये हर एलिमेंट पे चल जाता है। मिसाल के तौर पे, अच्छा इस एब्रीवेशन का एलिमेंट है, इसको टाइटल का एट्रीब्यूट देते हैं, टाइटल जो है ना वो फिर हमें नजर आता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये टाइटल जो है ना हर एलिमेंट पे चल जाता है, आपको एब्रीवेशन भी यूज करने की जरूरत नहीं है। कैसे? जिस तरह मेरे पास अगर गौस अहमद का है ना, तो H1 की हेडिंग को मैं एक एट्रीब्यूट दे रहा हूँ टाइटल। एट्रीब्यूट कैसे देते हैं? एट्रीब्यूट का नाम इक्वल्स टू इनवर्टेड कॉमा और इसके अंदर आती है वैल्यू, तो मैं इसको बोलता हूँ माय नेम इज गौस, ठीक है भाई, और सेव कर देता हूँ। इसको मैं चलाता हूँ, अब देखिए जब मैं इस पे माउस लेके जाऊंगा ना हेडिंग पे, नजर आ रहा है छोटा सा माय नेम इज गौस, तो ये टाइटल वाली चीज है ना, ये हर एलिमेंट पे चल जाएगी, आप किसी पे भी लगा दें। तो इस तरह इसके लिए अलग से सेपरेट टैग बनाने की आपको पहले जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह भाई ये साइटेशन एंड डेफिनेशन के लिए आ गया कि अगर आप किसी रिसर्च की बात कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, या किसी कोई बुक की बात कर रहे हैं, किसी कोई मूवी की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको साइट के टैग के अंदर ऐड कर देंगे। और इसने देखिए थोड़ा सा उसको इटैलिक भी कर दिया है। देखिए इन सब चीज़ों से फायदा ये होगा कि आप यहाँ पे क्या बात हो रही है, आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है, ये मेरे ख्याल से किसी पता नहीं बुक का नाम है, किसका नाम है। तो इससे क्या होगा, जब कोई बंदा जाके गूगल करेगा ना इस बुक को या जो भी टॉपिक है इसको, तो गूगल क्या करेगा, इसको हमारी वेबसाइट में से भी ढूंढेगा, हमारी वेबसाइट में से भी ढूंढेगा और इसको ऊपर लाके दिखाएगा, ठीक है भाई। साइट इसलिए हो गया। डेफिनेशन ये भी सेम इस तरह से कि भाई कोई रिसर्च की बात हो रही है, जैसे कि ब्लैक होल लिखा हुआ है इसके अंदर, और इसको इन्होंने DFN के अंदर रख दिया, तो कभी भी कोई गूगल करेगा ब्लैक होल के बारे में, तो गूगल क्या करेगा, हमारी वेबसाइट में ब्लैक होल के बारे में जो जो लिखा हुआ है वो भी उसको दिखाएगा। साइट लिखी तो खुद ही टैग हो जाएगा। हल्का सा उसको थोड़ा सा कर्व कर देगा, वो नहीं भी करे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बस वो साइट देखें, ये एलिमेंट्स ऐसे हैं इनका ना कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा आपके पेज के ऊपर। बस ये सिर्फ किस लिए, ये SEO के लिए होते हैं, स्क्रीन रीडर के लिए होते हैं। अब जैसे कि आगे हमारे पास एक आ रहा है एड्रेस, इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट में जहां कहीं भी एड्रेस की बात हो, एड्रेस काफी तरह का हो सकता है, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ठीक है भाई, और इसके अलावा क्या, घर का एड्रेस, ठीक है, इसके अलावा काफी सारे एड्रेसेस होते हैं। तो कभी भी आप अपनी वेबसाइट में एड्रेस लिखेंगे तो उसको एड्रेस के एलिमेंट के अंदर रख देना है आपने। तो इससे क्या होगा, मिसाल के तौर पे आपने गूगल पे जाके मैं लिखूं भाई सैलानी एड्रेस, तो इसमें तो देखेंगे गूगल मैप दिखा रहा है, वरना आपने देखा होगा कि ऊपर ही उस लोकेशन का एड्रेस लिखा हुआ आ जाता है, अलग से ही गूगल निकाल के दिखा देता है आपको कि भाई ये रहा इसका एड्रेस। तो इससे ये फायदा होता है कि भाई हमने वेबसाइट बनाई है, अपनी कंपनी का वेबसाइट में एड्रेस डाला है, तो जब उसको कोई बंदा गूगल कर रहा है तो गूगल हमारा एड्रेस जो है वो वहां से निकाल के दिखा रहा है। क्लियर है भाई? तो बस मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं।